Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उन हर एक स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो इंग्लिश से ताल्लुकात यानी संबंध रखते हैं और इंग्लिश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। तो हर स्टूडेंट्स के लिए, हर एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस को आप करेक्ट कैसे करोगे या आप सेंटेंस में एरर को कैसे फाइंड आउट करोगे, या अगर आपको 4 सेंटेंसेस दिया हुआ है तो उसमें आप करेक्ट सेंटेंस कौन सा इसको कैसे पहचान पाओगे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक चीज़ मैं हर बार कहता हूँ कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक और शेयर और कमेंट नहीं करते हैं, है ना। तो इतना आप ज़रूर कर लेना, ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, है ना। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस करेक्शन में आज का फर्स्ट सेंटेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है नोबडी हैज़ एवर हेल्प्ड यू। उसके बाद एक कॉमा दिया है, उसके बाद ये आपका हैज़ और ही दिया है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि nobody has ever helped you, इसमें सेंटेंस के किस पार्ट में या कौन सा शब्द में एरर है। तो अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे, पहले फल आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक nobody has ever helped you ये एक निगेटिव सेंटेंस है, और कामा के बाद जो ये has और he यूज किया गया है यह एक क्वेश्चन टैग्स के रूप में यूज किया गया है, चूंकि क्वेश्चन टैग्स है। तो अगर आप क्वेश्चन टैग्स के नजरिए से देखते हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पर नोबडी है। तो रूल कहता है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग्स स्पेशली में नोबडी, समबडी, एवरीबडी या एनीबॉडी रहे तो क्वेश्चन टैग्स का जो सब्जेक्ट होता है वह इसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दे का प्रयोग करते हैं। ये तो आप पहला चीज देख लिया। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस आप nobody has ever helped you, तो ये ऑलरेडी अपने आप में निगेटिव है, निगेटिव स्टेटमेंट है। तो अगर सेंटेंस आपका मेन सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होगा तो आप ये देखिए, अगर यहाँ पर हम ही को हटा के दे देते हैं तो हैज इसके साथ तो प्रयोग होता नहीं है, इसलिए आपको इस पार्ट को हटाना पड़ेगा और इसके जगह पर आपको हैव दे का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हैव दे। तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि नोबडी हैज एवर हेल्प्ड यू। तो कॉमा के बाद आप हैज ही को हटाइए और हैव दे को दीजिए। बहुत आदमी ये सोच रहे हैं सर हैवंट दे क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि सेंटेंस का ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक आपका निगेटिव ऑलरेडी है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया है ना? बिल्कुल क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब चलिए दूसरा सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस कहता है कि ही इन्फॉर्म्ड दैट एवरीबडी हैड गॉन अगेंस्ट हिम। उसने ये सूचित किया कि हर कोई उसके खिलाफ चला गया है ना, चला गया था। तो आप देखेंगे he informed that everybody had gone against him। इस पार्ट में 2 क्लाउज है। ये आपका he informed एक क्लाउज हो गया और that ये that क्लाउज है। तो रूल कहता है कि अगर वाक्य में कुछ verbs जैसे inform है, मैं पहले से लिख के रखा हूं, tell रहे, remind रहे, assume रहे, etc. इस तरह से अगर कोई वाक्य में वर्ब का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद डायरेक्ट दैट क्लाउज का प्रयोग हो, ये दैट क्लाउज है, दैट एवरीबडी हैड गॉन अगेंस्ट हिम, तो यह सेंटेंस आपका डायरेक्ट अगर इन वर्ब्स के बाद अगर दैट क्लाउज आए तो वह रॉन्ग सेंटेंस होगा। इसलिए कि आपको इन सभी वर्बों के बाद कोई भी जो है वर्ब्स के बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव केस आपको देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या दे सकते हो? या तो आप मी दे सकते हो, अस दे सकते हो, हिम दे सकते हो, हर दे सकते हो, देम दे सकते हो, है ना। इन सब चीजों को आप यहाँ पर भर सकते हो। तो यहाँ पर यही सेंटेंस हो जाएगा, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट एवरीबडी हैड गॉन अगेंस्ट हिम। सॉरी, थोड़ा पानी पीते हैं, गला लगता है।
गुड, सॉरी। चलिए थर्ड सेंटेंस को देख लेते हैं क्या कहता है। He pays more attention to films than books. बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है। He pays more attention to films than books. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें एरर क्या है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान दें कि रूल कहता है कि अगर हम दो नाउन्स यानी दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बुक्स है, एक ऑब्जेक्ट फिल्म्स है, अगर हम वाक्य में दो ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं यानी कंपेयर करते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री से मोर अटेंशन है तो कंपैरेटिव हो गया, तो रूल कहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के पहले आपको प्रपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपका वाक्य सेंटेंस सही होगा। तो ही पेड मोर अटेंशन टू फिल्म्स, फिल्म के पहले टू आया, इसीलिए बुक्स के पहले भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू। जैसे ही आप टू लगाओगे कि अभी वाक्य आपका सही हो जाएगा। ही पेड मोर अटेंशन टू फिल्म्स देन टू बुक्स। यही रूल हो गया कि अगर दो ऑब्जेक्ट की तुलना हम करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट के पहले आपको प्रपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये थर्ड सेंटेंस भी आपका सही हो गया। अब चलिए फोर्थ वन भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह का सेंटेंस अक्सर एग्जाम में आते रहता है। फोर्थ सेंटेंस है कि आई थिंक यू हैवंट मेट माई फादर। मैं सोचता हूं कि तुम मेरे पिता से मिले नहीं हो। तो ये सेंटेंस में आप फाइंड आउट करो क्या एरर है, कहां पर एरर है। आई थिंक यू हैवंट मेट, दो बार मेट हो गया है, आई हैवंट मेट माई फादर, है ना, दो बार मेट लिखा गया था। तो सेंटेंस में यही इस पार्ट में आपका एरर है, आई थिंक में ही एरर है। चूंकि रूल कहता है, ग्रामर का नियम कहता है कि अगर कुछ वर्ब्स जैसे थिंक है, इमेजिन है, सपोज है, बिलीव है, इसके बाद कोई निगेटिव क्लॉज आए या निगेटिव आइडिया का प्रयोग हो, जैसे आई थिंक के बाद आप देखेंगे यू हैवंट मेट माई फादर, ये एक नेगेटिव आइडिया है। तो आई थिंक जो है, इन सब वर्ब के बाद जो मैंने यहां पर आपके लिए अंकित किया है, इसके बाद निगेटिव आइडिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ये जो सेकेंड वर्ब निगेटिव आइडिया बना है हैवंट मेट, ये निगेटिव ना हो करके आपके फर्स्ट वर्ब जो है आई थिंक, उसको ही निगेटिव करना पड़ेगा। तो ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, आई डोंट थिंक यू हैव मेट माई फादर। अब ध्यान दे दें, तो जब फर्स्ट नेगेटिव आइडिया, फर्स्ट वर्ब में हम नेगेटिव बना दिए इसको, तो सेकेंड पार्ट वाला जो है वह नेगेटिव आइडिया का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वो पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई थिंक के स्थान पर आपको क्या देना होगा, आई डोंट थिंक यू हैव मेट माई फादर। तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कहता है दिस ट्रेजिक इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस लास्ट ईयर। पूरा सेंटेंस को बिना पढ़े आप एरर को फाइंड आउट ना करें। दिस ट्रेजिक इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस लास्ट ईयर। आपके दिमाग में आया होगा एक चीज, आप ये देखिए, ये फिक्स्ड टाइम दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है। तो अगर कुछ शब्द वाक्य आपको सेंटेंस में मिल जाए, जैसे लास्ट मिल जाए, एगो मिल जाए, यस्टरडे मिल जाए, तो इन सब फिक्स्ड टाइम के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि हैज टेकन प्लेस, हैज टेकन जो हो गया ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो कहता है इन सब सिचुएशन में जहां लास्ट हो, एगो हो, यस्टरडे हो, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दिस ट्रेजिक इंसिडेंट या हैज टेकन को हटाइए, इस पार्ट को हटाइए और आप टूक का प्रयोग कर दीजिए। क्या हो जाएगा, दिस ट्रेजिक इंसिडेंट टूक प्लेस लास्ट ईयर। ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग और आपको इजी से भी आप पता कर लेंगे। इट इज यू, सेंटेंस को पढ़ें ठीक से। इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ये तुम हो जो इस गलती के लिए जवाबदेह हो, है ना। अब इस वाक्य को देखिए, आप हु को पकड़िए,
इस वाक्य में हु को पकड़िए। हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, यू। तो आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का नाउन, ये यू के अनुसार ही यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यू तो आपको प्लूरल में आ गया और इज आपका सिंगुलर में आ गया, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग आर करेंगे, वाक्य सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब सपोज मान लीजिए आप कि अगर यू के स्थान पर हम आई दे देते तो आपका क्या हो जाएगा? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अगर यहां पर आई दे दे सब्जेक्ट तो यहां पर वर्ब चेंज हो जाएगा, एम के अनुसार, आई के अनुसार एम हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है सेंटेंस। यू एक्ट एज दो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। मतलब आप ऐसा बर्ताव करते हो मानो हर कुछ तुम्हारे हाथ में हो, है ना। तो अब आप देखें, पकड़े इस सेंटेंस को, फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं एक बार। यू एक्ट एज दो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। आपको ये पकड़ में आया होगा कि यहां पर एक कंजक्शन के रूप में आपका एज दो का प्रयोग हो। तो रूल कहता है कि अगर वाक्य में एज दो का प्रयोग हो जाए, एज इफ का प्रयोग हो जाए, इन दो चीजों का प्रयोग अगर वाक्य में हो जाए तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वह पास्ट में होगा, ना कि प्रेजेंट में। यहां पर प्रेजेंट में क्या दिया है? इज। तो यहां पर इज को हटाइए और वाज का प्रयोग कर दिए। क्यों? क्योंकि एज दो और एज इफ के बाद प्रेजेंट में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पास्ट में किया जाता है। तो सेंटेंस हो जाएगा यू एक्ट एज दो एवरीथिंग वाज इन योर हैंड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका प्रपोजिशन से है, और सेंटेंस को पढ़िए क्या कहता है। नंबर 8 सेंटेंस कहता है कि सेंड दिस लेटर ऑन माय एड्रेस। बहुत इजी है फाइंड आउट करना, बस आपको क्या करना है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है और अंत तक पढ़ना है। कहता है सेंड दिस लेटर ऑन माय एड्रेस। तो आपका यहाँ पर प्रपोजिशन का ये स्ट्रक्चर होता है कि सेंड something to someone's address। ये स्ट्रक्चर होता है कि अगर आपको कुछ भेजना है तो टू समवन्स एड्रेस, ये यहां पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए। आप देखेंगे सेंड समथिंग टू समवन्स एड्रेस, और यहां पर आपका प्रपोजिशन क्या यूज हुआ है? ऑन। तो यही मिस्टेक है, ऑन को हटाइए और टू लगा दीजिए, वाक्य सही हो जाएगा। सेंड समथिंग, सेंड दिस लेटर टू माय एड्रेस, ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। 9th नंबर सेंटेंस भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और ये आपका वर्ब से संबंधित है, डेयर से। सी डेयर्स नॉट टू वॉक इन द डार्क, यानी कि उसे अंधेरे में चलने की हिम्मत या साहस नहीं है। अब सेंटेंस को पढ़िए, सी डेयर्स नॉट टू वॉक इन द डार्क। आप यह पढ़िए, डेयर्स के बाद क्या आ गया? नॉट। जैसे ही नॉट आया तो ये डेयर्स यहाँ पर V5 है, जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है। कौन वर्ब है? प्रिंसिपल वर्ब के तरह काम कर रहा है। तो जब नॉट लगाएंगे तो आपको प्रिंसिपल वर्ब में हम कभी नॉट लगाते हैं? आई गो नॉट कहते हैं क्या? आई कम नॉट कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। आई डोंट कहते हैं, आई ही डज नॉट कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ डेयर जो है यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है। तो जब प्रिंसिपल वर्ब हो गया तो उसके साथ हम नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, और इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्जुलरी वर्ब के तरह यूज कीजिए, डेयर कर दीजिए। डेयर्स को हटाइए और क्या हो जाएगा? सी डेयर नॉट टू वॉक इन द डार्क। और डेयर के बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टू को भी आपको हटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? सी डेयर नॉट वॉक इन द डार्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अंतिम सेंटेंस है इस वीडियो का। वह क्या है? इट इज टाइम यू गो टू बेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे, आपको लगेगा कि सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है डियर फ्रेंड।
इस सेंटेंस में भी एरर है और आपको पता करना पड़ेगा। इट इज टाइम यू गो टू बेड, ये आपका सेंटेंस है। तो रूल क्या कहता है कि अगर इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट ये दोनों चीज रहे तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वह पास्ट में होगा, न कि प्रेजेंट में होगा। ये स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे। इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब रहता है, पास्ट का वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट इज टाइम यू वेंट टू बेड। इट इज टाइम, इस गो को हटाइए और गो के स्थान पर आप वेंट का प्रयोग कर दीजिए, ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इट इज टाइम यू वेंट टू बेड। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को मैंने आपके लिए लेकर आया है और उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो फुल देखेंगे तो बहुत आपको हेल्प करेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ